हेलो बच्चों, इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस समय हम कोर्स कोड MHD04 की इकाई 3 तक हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इसी कोर्स कोड की अगली इकाई 04 पर विचार विमर्श करना है। तो आइए बेटे, सबसे पहले ये जानते हैं कि इस इकाई का नाम क्या है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि और स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है जिसका नाम है स्कंदगुप्त। उस पर और जयशंकर प्रसाद जी की जो नाट्य दृष्टि है उस पर हमने इस कक्षा में विचार विमर्श करना है। इस इकाई में बेटे हम लोगों ने प्रसाद का जो नाट्य संबंधी सोच है उस पर विचार करना है। प्रसाद जी की नाट्य कला का मौलिक स्वरूप क्या है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे और स्कंदगुप्त की जो स्कंदगुप्त नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, उसकी रचनाशीलता पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्कंदगुप्त नाटक और जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य दृष्टि। स्कंदगुप्त लिखने से पहले प्रसाद कई अन्य नाटक लिख चुके थे। उनके सभी नाटक ऐतिहासिक घटनाओं और चरित्रों पर आधारित हैं, चाहे स्कंदगुप्त हो या अजातशत्रु हो या चंद्रगुप्त हो, ध्रुव सामनी हो या राज्यश्री नाटक हो। ये सभी पात्र ऐतिहासिक हैं। ये सभी नाटक जो हैं जिनके मैंने नाम आपको बोले, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी पात्र जो हैं ऐतिहासिक हैं, है ना। और ये जो नाटकों के नाम हैं, ये सभी नाटक जो हैं इतिहास से संबंधित हम कह सकते हैं इनको, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से उन्होंने नाट्य रचना द्वारा इतिहास को पुनः सृजित करने का सफल प्रयत्न किया है। किन्होंने? जयशंकर प्रसाद जी ने, लेखक ने। वह कारण कौन से हैं जिन्होंने प्रसाद को ऐतिहासिक कथानकों को चुनने के लिए प्रेरित किया? इसे समझने के लिए यह जरूरी है बेटे कि हम प्रसाद के नाटकों से परिचित हों, ठीक है। क्योंकि अगर हमने नाटक को पढ़ा है, हम उनके नाटकों के बारे में जानते हैं, उनके जो लेखक की सोच है उसके बारे में जानते हैं, तो हमें नाटक को, कृति को समझने में बहुत सहायता होती है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम उनके द्वारा लिखे हुए इन नाटकों को पढ़ें, ठीक है। और इस इकाई में भी आप उनके नाटकों के मौलिक स्वरूप की पहचान करने का प्रयास हम लोग करेंगे। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस कक्षा में हमने स्कंदगुप्त नाटक पर चर्चा करनी है। तो प्रसाद जी ने जितने भी नाटक लिखे, उन नाटकों में स्कंदगुप्त नाटक जो है वह एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्कंदगुप्त भी एक ऐतिहासिक नाटक है। उनके दूसरे नाटकों की तरह, जैसे ध्रुव स्वामिनी या चंद्रगुप्त नाटक की तरह, उनका यह नाटक भी क्या है? ऐतिहासिक है। इसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। स्कंदगुप्त का जो समय था बेटे, वो 5वीं सदी ईस्वी से माना जाता है। यह वह समय था जब देश शकों और हूणों के हमलों से आक्रांत था। स्कंदगुप्त ने हूणों के हमले से अपने राज्य की रक्षा की थी और आक्रमणकारी जो थे उनका जबरदस्त प्रतिरोध उन्होंने किया था। जब प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त की रचना की, तब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अब देखिए वो तत्कालीन परिस्थितियों के साथ कैसे नाटक को, इतिहास को जोड़ रहे हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने लगे हैं। जब प्रसाद ने स्कंदगुप्त की रचना की, तब देश पर अंग्रेजों का शासन था और आज़ादी की जो लड़ाई थी वह जारी थी, चल रही थी। तो ऐसे समय में जाहिर है कि देशभक्ति की भावना का प्रसार जो है वह भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस संघर्ष में शामिल किया जा सकता था। और यह बेटे तभी संभव था जब लोग जो हैं वह धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र
के मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते। तभी तो आज़ादी मिल सकती थी ना। अगर हम अंग्रेजी सत्ता के प्रति, अंग्रेजों का जो कुशासन था उसके प्रति एकजुट होकर, ठीक है, मिलजुल कर यदि हम प्रयत्न करते तभी तो हमें आज़ादी मिल सकती थी, और ऐसा हुआ भी था। ठीक है, जब लोगों ने अपने धर्मों को, अपने जाति पाति को, अपनी भाषा को, अपने क्षेत्रों को, सब मतभेदों को उन्होंने भुला दिया और केवल उनका लक्ष्य क्या था? आज़ादी प्राप्त करना। ठीक है, अंग्रेजों को भारत से भगाना। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आगे चलते हैं। इसी पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में हमने इस नाटक की जो रचनाशीलता है उस पर हमने विचार करना है। तो पहली बात तो यह है बेटे के प्रसाद के लिए नाटक एक साहित्य विधा है, और इसी साहित्यिक रचनाशीलता की रक्षा करना इसकी पहली शर्त वह मानते हैं। इसी से प्रेरित होकर वे इस बात पर बल देते हैं, इस बात को बल दे के साथ कहते हैं कि नाटक की रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, यह बात बेटे ध्यान से सुनना, समझना कि प्रसाद जी क्या कहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी लेखक जो हैं वो अपनी नाट्य दृष्टि उनकी कैसी है, वो क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है। वो कहते हैं कि नाटक की रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? अपितु नाटक के अनुसार, कि जैसा नाटक है उसी नाटक के अनुसार रंगमंच को रूपांतरित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रसाद के नाट्य संबंधी इसी प्रेक्ष्य ने उन्हें यह स्वतंत्रता दी है कि वे नाटकों को मंचित करने के लिए जो आधारभूत अपरिहार्यताएं मानी जाती रही हैं उनसे वे नाटक लिखते हुए बंधे ना रहें। ठीक है, केवल एक ही परिपाटी में ना बंधे रहें। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि एक ही परिपाटी में बंधे हुए ना हो करके अलग अलग तरह से हमें रंगमंच को सजाना है, निर्मित करना है। ठीक है, इससे उनके नाटकों का वैशिष्ट्य तो निर्मित हुआ ही है, लेकिन इसी विशिष्टता के कारण उनके नाटकों को मंचित करना एक चुनौती बना हुआ है। ठीक है, ये बात हमने क्यों कही कि नाटकों को मंचित करना एक चुनौती बना हुआ है? क्योंकि देखो, हम पहले बात करते आ रहे हैं, इस कक्षा में भी हमने बात की है कि ऐतिहासिक नाटक है, पात्रों की संख्या अलग ज़्यादा है, अधिकतर है। तो पात्रों को ध्यान में रखते हुए, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, तो यह एक अपने आप में एक चुनौती बन जाता है कि उनके नाटकों को, चाहे वो चंद्रगुप्त नाटक हो, चाहे स्कंदगुप्त नाटक हो या ध्रुव स्वामिनी हो, तो पात्रों को अच्छा दिशा निर्देश प्रदान करना, पात्रों को अच्छा रंगमंच प्रदान करना, तो यह भी एक चुनौती से भरा कार्य है, और भाषा भी इसमें अपना एक विशेष योगदान रखती है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रसाद के नाटकों को खेला नहीं जा सकता। मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है, खेला नहीं जा सकता। इसके विपरीत उनके कई नाटक जो हैं लिखे जाने के बाद से बार बार भिन्न भिन्न रंगकर्मियों द्वारा खेले जाते रहे हैं, और इनमें से कई प्रस्तुतियां जो हैं वो सफल भी रही हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य कला के मौलिक स्वरूप को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। प्रसाद के नाटकों को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि उनकी जो रचना है वह साहित्य कृति के रूप में करने में वे किस हद तक कामयाब रहे हैं। प्रसाद के नाटकों का सही मूल्यांकन इस बात से नहीं होगा कि उनका मंचन कितनी सफलता के साथ किया जा सकता है, अपितु एक रचनात्मक कृति के तौर पर वह कितना प्रभावशाली है। ठीक है, यह प्रसाद के नाटकों की शक्ति भी है और सीमा भी। वही बात आ गई बेटे जो हम पहले बात कर रहे थे, आपने केवल बेटे ध्यान से समझना है, सुनना है। जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि नाटक की रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, अपितु नाटक के अनुसार
रंगमंच को ही रूपांतरित किया जाना चाहिए। ठीक है, इस दृष्टि से अगर हम स्कंदगुप्त पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि भले ही उसका मंचन करने में कितनी ही कठिनाइयाँ उत्पन्न हों, लेकिन साहित्यिक रचना के रूप में उसका अध्ययन जो है वो अत्यंत प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि इससे पाठक जो है, पाठक को एक तो इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है कि उसे इतिहास की जानकारी जो है वो होना लाजमी है इस नाटक को पढ़ना। और दूसरा, जैसे नाटक में स्कंदगुप्त अलग अलग तरह से अपने देश के लिए, अलग अलग प्रयासों से अपने देश की रक्षा के लिए वो कदम उठाता नजर आता है, तो लेखक भी यही चाहता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वह भी अपने देश के लिए, अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, तैयार रहे। तो लोकप्रिय नाटकों की व्यावसायिक परंपरा से नाटकों को मुक्त करने के लिए यह जरूरी भी है। मनोरंजन और व्यावसायिकता से भिन्न स्वदेशियता और रचनात्मकता से अनुप्रेरित होकर उन्होंने नाटकों की रचना की है। उनके सभी नाटक जो बेटे हैं वह राष्ट्रीय मुक्ति और नव जागरण की जो भावना है उससे प्रेरित होकर लिखे गए हैं। राष्ट्रीय मुक्ति, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों के शासन से छुटकारा पाने के लिए, राष्ट्रीय मुक्ति के लिए, उत्थान के लिए, नव जागरण की भावना से प्रेरित होकर ही यह नाटक जो हैं वो लिखे गए हैं। राष्ट्रीय मुक्ति के विराट संघर्ष के सामने जो चुनौतियां मौजूद थीं, उन्हीं से उन्होंने नाटकों की कथा वस्तु का यह ताना बाना बुना है। इसके लिए उन्होंने इतिहास के ऐसे खंडों का इस्तेमाल किया है जहां इसी तरह के विराट संघर्ष जो हैं वो हुए होंगे। स्कंदगुप्त की अगर हम कथा वस्तु की बात करें, स्कंदगुप्ती की कथा वस्तु का निर्माण भारतीय इतिहास के ऐसे कालखंड पर आधारित किया गया है जब देश एक और विदेशी आक्रांताओं हुनों से पद दलित हो रहा था, तो दूसरी ओर देश के अंदर ब्राह्मण वर्ग और बौद्ध धर्म के बीच तलवारें खींची हुई थी। ठीक है, अगर हम स्कंदगुप्त को एक रूपक कथा समझें तो हम आसानी से यह जान सकेंगे कि जो स्कंदगुप्त के समय में हूण हैं वही प्रसाद के समय में अंग्रेज हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी इस नाटक को पढ़कर स्कंदगुप्त का जो नाटक में चरित्र दिखाया गया है कि वह वीर है, एक सेना नायक है, अपने देश पर जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वह स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करने वाला है, तो ऐसी ही सब विशेषताएं, ऐसे ही सब गुण जो हैं वह लेखक जयशंकर प्रसाद जी आज के युवक में भी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से उनका यह जो स्कंदगुप्त नाटक है भले ही ऐतिहासिक है, इतिहास की कथा पर आधारित है, लेकिन आज के समय में भी वह उतनी ही प्रासंगिकता रखता है। ठीक है, जो स्कंदगुप्त के समय में ब्राह्मण और बौद्ध हैं वही प्रसाद के समय में हिंदू और मुसलमान हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रसाद जी जो हैं वह इतिहास को इस तरह से रचते हैं कि समकालीन दौर का ही प्रतिनिधित्व रूप बन जाता है। तो यह बहुत बड़ी बात है कि ऐतिहासिक रचना होते हुए भी वह आज के दौर में उतनी ही सारगर्भित और प्रासंगिक है। प्रसाद के नाटकों में संवादों की भाषा की भी काफ़ी आलोचना की जाती है। ये क्यों की गई? क्योंकि जब आप नाटक को पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह भाषा जो है संस्कृत निष्ठ है। इसमें तत्सम शब्दावली और काव्यात्मक विशेषताओं से युक्त भाषा को नाटकों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं माना जाता। और यह तो इसमें तो ये जो स्कंदगुप्त नाटक है इसमें तो बहुत ही आपको संस्कृत निष्ठ भाषा और तत्सम शब्दावली जो है उसकी बाहुल्यता आपको मिल जाएगी।
तो ऐसी भाषा को नाटकों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं माना जाता। उसका कारण क्या है? क्योंकि नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करना होता है, तो भाषा वही होनी चाहिए जो पात्रों को बोलने में आसानी हो। ठीक है, तो इस दृष्टि से स्कंदगुप्त नाटक पर भी चर्चा की गई है। प्रसाद की भाषा को मोहन राकेश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले नाटकों से तुलना करने पर प्रसाद के नाटकों की भाषा की जो सीमा है और अधिक उजागर हो जाती है। लेकिन प्रसाद के नाटकों की जो भाषिक विशेषता के मूल्यांकन का यह उपयुक्त तरीका नहीं है। उनकी नाट्य भाषा को उनके पूर्व के नाटकों की भाषा, तत्कालीन लोकप्रिय नाटकों की भाषा और स्वयं में प्रसाद की जो भाषा के परिप्रेक्ष्य में ही देखना उचित होगा। प्रसाद पारसी नाटकों की उर्दू मिश्रित हिंदी से नाटकों की भाषा को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। यह बेटे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि प्रसाद जो हैं वह पारसी नाटकों की उर्दू मिश्रित हिंदी से नाटकों की भाषा को छुटकारा दिलाना चाहते थे। वह नाटकों की भाषा को साहित्यिक, परिनिष्ठित और रचनात्मक भी बनाना चाहते थे। इन दोनों तरह के प्रयत्नों को वे अपनी भाषा प्रकृति के साथ ही पूरा कर सकते थे। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। छायावाद की अगर मैं बात करूं बेटे, तो मैंने आपको अपने बहुत से वीडियोस लेक्चर में पहले भी बताया है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते थे। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, महादेवी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। तो छायावाद के इन 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद जो हैं वह अपना एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए जो इनकी, क्योंकि हमने कहा कि ये छायावादी काव्य हैं, तो छायावाद की काव्य भाषा का असर भी उन पर क्या था? जबरदस्त था, जिसको हम उनके नाटकों की भाषा में भी प्रायः देख सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर जैसी भाषा है उसका प्रभाव, लेखक की जैसी भाषा है उसका प्रभाव जो है उसकी नाट्य रचनाओं में आना स्वाभाविक है। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्कंदगुप्त की कथा वस्तु में हमें पर्याप्त नाटकीय तत्व भी मिलते हैं। ठीक है, नाटक के तत्व जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कथानक हैं, संवाद है, चरित्र चित्रण है, देश काल है, वातावरण है, उद्देश्य है। तो ये सभी नाटकीय तत्व जो हैं वह भी स्कंदगुप्त की कथा में हमें मिलते हैं। पहले अंक के पहले दृश्य में ही पाठक को आभास हो जाता है इस बात का कि कथा वस्तु के केंद्र में कौन सी समस्या है। पहले अंक के पहले दृश्य से अंतिम अंक के अंतिम दृश्य तक हमें इस समस्या के विभिन्न पहलू, समस्या के समाधान में आने वाली कठिनाइयाँ और संघर्ष की विभिन्न स्थितियाँ तथा अंत में समस्या का समाधान तक की यात्रा जो है वह नजर आती है। स्कंदगुप्त नाटक में कथा का पूरा विकास ही नाटक के रूप में हुआ है। नाटक में संघर्ष की प्रधानता रहती है, वह संघर्ष बाहरी हो या आंतरिक हो। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो इस दृष्टि से विचार करने पर हम यही पाते हैं कि प्रत्येक अंक और प्रत्येक दृश्य में संघर्ष की प्रधानता है। बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा का प्रश्न हो, ठीक है, जब आप नाटक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बाहरी आक्रमण किसने किया था और क्यों किया था और किसने देश की रक्षा की थी। जो नाटक स्कंदगुप्त में चाहे तो बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा का प्रश्न हो, या ब्राह्मणों और बौद्धों के संघर्ष हो, या देवसेना, विजया और स्कंदगुप्त, ये जो स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं उनके नाम बता रहा हूँ, देवसेना, विजया और स्कंदगुप्त का आंतरिक द्वंद्व हो,
आंतरिक द्वंद्व से हमारा भाव क्या है कि उनके बीच जो द्वंद्व चल रहा है, दो बातों को लेकर कभी कभी हमारे मन में द्वंद्व चलता है कि क्या किस चीज़ को अपनाऊं, ये ठीक रहेगा या वो ठीक रहेगा। तो अगर हम बात करें कि इस नाटक के उद्देश्य का, है ना, इस इकाई के उद्देश्य में स्कंदगुप्त की कथा वस्तु का विवेचन करना और उस पर बातचीत करना, केवल यही एकमात्र है कि स्कंदगुप्त नाटक में देश की रक्षा और जो ब्राह्मणों और बौद्धों से जो संघर्ष है उसके बारे में ही चर्चा की गई है। प्रसाद के नाटकों की रचना नाटकों की मूलभूत जो विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रख के ही की गई है। प्रसाद के नाटकों का एक दोष भी बेटे माना जाता है। वो दोष क्या है? वो दोष यह माना जाता है कि उनमें पात्रों की बाहुल्यता है, मतलब पात्रों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा पात्रों की संख्या ज़्यादा या पात्रों की बाहुल्यता होने से क्या होता है कि पाठक को एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। पात्रों के नाम में या उनके जो एक दूसरे से संबंध हैं, कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, किस पात्र का क्या रोल है, तो पात्रों की बाहुल्यता होने से कभी कभी पाठक जो है वो एक कठिनाई महसूस करता है और नाटक में एक रोचकता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो प्रसाद के जो नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं, उनमें यह दोष एक माना जाता है। स्कंदगुप्त में 25 से अधिक पात्र हैं। नाटक में ज़्यादा पात्र होने पर उनके निजत्व का चरित्र करना नाटककार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें बच्चों, तो हम यह पाते हैं कि यद्यपि प्रसाद के नाटकों में पात्रों की संख्या तो अधिक है, ये हम बोल चुके हैं, माना भी है हमने कि पात्रों की जो संख्या है वो ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन कथा के केंद्र में जो केवल है वो एक या दो ही पात्र हैं। मतलब प्रमुख पात्र जो हैं वो एक या दो ही हैं, बाकी पात्र जो हैं वो गौण पात्रों के रूप में हम उन्हें गिनती कर सकते हैं उनकी, या उन्हें गौण पात्रों में हम लोग रख सकते हैं। जबकि कथा का जो केंद्र बिंदु है वह उसमें एक या दो पात्र ही हम सम्मिलित कर सकते हैं। अब जैसे स्कंदगुप्त में स्वयं स्कंदगुप्त आ गया और देवसेना आ गई, है ना। तो यह प्रसाद के नाटकों की सफलता इस बात में है कि चरित्र छोटा हो या बड़ा, उसकी विशिष्टता और महत्व को पूरी तरह से चित्रित करने में वह अत्यंत सफल रहते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटे स्कंदगुप्त की रचनाशीलता की, तो स्कंदगुप्त का जो समय है ईस्वी की 5वीं शताब्दी जाना जाता है। समय शायद मुझे थोड़ा बहुत ना भी ध्यान रहा हो, लेकिन इसको आप देख लेना खुद। ईस्वी की 5वीं शताब्दी माना जाता है। उस समय भारत में क्या था? सामंती राज व्यवस्था थी। सामंतों का सामंती राज व्यवस्था थी। भारत जिसे हम आज एक राष्ट्र राज्य के रूप में जानते हैं, स्कंदगुप्त के समय वह राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं था। लेकिन आज जिसे हम भारत कहते हैं, उसके भौगोलिक क्षेत्र के बाहर से लगातार लोगों का आवागमन होता रहा है, आर्यों से लेकर अंग्रेज़ों तक। लेकिन इन आगमनों को भारत नामक राष्ट्र राज्य के ऊपर बाहरी आक्रमणों के रूप में देखा जाना चाहिए या नहीं, यह एक बहुत बड़ा अलग प्रश्न है। ठीक है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रौढ़ रचना है। ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित इस नाटक के द्वारा प्रसाद ने अपने दौर के राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के सम्मुख उपस्थित विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को स्कंदगुप्त के समय के संदर्भ में नचकर नाटक रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात उनकी यह कोशिश रही है कि उस समय की जो राजनैतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को वह अपने स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से पाठक के सामने रखने में अत्यंत सफल रहे हैं।
जयशंकर प्रसाद से पूर्व हिंदी के नाटकों की परंपरा बहुत लंबी नहीं थी। पहली बार नाट्य लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई। ठीक है, पहली बार नाट्य लेखन की शुरुआत कब हुई? भारतेंदु युग में हुई। हम इस खंड की पहली 3 इकाइयों में भारतेंदु युग के जो प्रसिद्ध नाटक थे, अंधेर नगरी के बारे में आपको पता है, आपने सुनी होगी मेरे वीडियो लेक्चर, अंधेर नगरी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। हम भारतेंदु जी की जो नाटक से संबंधित सोच थी उसके बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं। इसी प्रकार जो प्रसाद की नाट्य दृष्टि है, ठीक है, वह भारतेंदु से भिन्न है। देखो बेटे, बड़ी सीधी सी साधारण सी बात है। मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं और किसी एक विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि उस वस्तु की सुंदरता को लेकर या उसकी बनावट को लेकर पांचों व्यक्तियों की सोच जो है वो एक जैसी हो। विचारों में भिन्नता जो है वह अक्सर पाई जाती है। तो इसी प्रकार जो भारतेंदु जी की नाट्य दृष्टि थी या भारतेंदु जी के नाटक के संबंधी जो विचार थे, वह विचार प्रसाद जी उससे अलग सोचते थे। ठीक है, प्रसाद जी की नाट्य दृष्टि और भारतेंदु की नाट्य दृष्टि अलग अलग है। दोनों के विचार नाटक को लेकर अलग अलग है। प्रसाद के नाट्य संबंधी सोच पर संस्कृत नाट्य दृष्टि का काफ़ी प्रभाव है। वे नाटक की रचना को रस से जोड़ते हैं और यह भी मानते हैं कि नाटक की रचना जो है वह मंच के अनुसार नहीं अपितु मंच को नाटक के अनुसार होना चाहिए। प्रसाद नाटक को कला का विकसित रूप मानते हैं। वे उसे मनोरंजन का माध्यम नहीं मानते। उनके लिए नाटक केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु उसके माध्यम से वह एक संदेश जो है वो जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। वह उसका संबंध बुद्धि से नहीं अपितु हृदय से जोड़ते हैं। त्रासदी पर अधिक बल दिए जाने का यही कारण वह मानते हैं। प्रसाद जी की नाट्य दृष्टि के निर्माण में तत्कालीन नाट्य परंपरा भी थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से पारसी थिएटर के नाम से जो पॉपुलर थिएटर बेटे शुरू हुआ, वह प्रसाद के समय भी मौजूद था। ये इतिहास की बात आपको बता रहा हूँ। 19वीं सदी का जब उत्तरार्ध था, उस उत्तरार्ध से पारसी थिएटर के नाम से जो पॉपुलर थिएटर शुरू हुआ, वह प्रसाद के समय में भी मौजूद था। प्रसाद उसकी स्वस्थ लक्षण नहीं मानते थे और हिंदी नाटक को वे एक बाजारू और सस्ते नाटकों से मुक्त करवाना चाहते थे। प्रसाद की नाट्य दृष्टि को इसी परिप्रेक्ष्य में रखकर हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि प्रसाद जी, साधारण शब्दों में हम ये कहें कि प्रसाद जी जो हैं वो नाटक को ऐसा नहीं कि नाटक केवल एक मनोरंजन की वस्तु है। ठीक है, कि नाटक देखा तो हमारा मनोरंजन हो गया तो ये बहुत है। वो कहते थे कि अगर हम नाटक देख रहे हैं तो नाटक ऐसा होना चाहिए, नाटक के पात्र ऐसे होने चाहिए, उन पात्रों के संवाद ऐसे होने चाहिए जो भीतर तक, जो सामने वाला है, श्रोता है, देखने वाला है, सुनने वाला है, उसको भीतर तक झंझोड़ कर रख दें। वह उसके विचारों में बदलाव करने वाला होना चाहिए। तो ऐसा नाटक के प्रति उनकी सोच थी। प्रसाद के नाटकों को आमतौर पर रंगमंच के अनुरूप नहीं माना जाता, जिसके कुछ कारण हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं। प्रसाद के नाटकों को मंच पर खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत से कारण हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पात्रों की संख्या अधिक है, जो उनकी भाषा है वह संस्कृत निष्ठ है, उसमें तत्सम शब्दावली है, तो ऐसे बहुत से कारण हैं। प्रसाद के नाटकों में अंक और दृश्यों की संख्या ज़्यादा होती है, पात्र भी ज़्यादा होते हैं और वे एक ही नाटक में 10-15 गीत भी डाल देते हैं। तो कथा में इतनी तेज़ी से परिवर्तन होता है कि उसको अत्यंत कुशल निर्देशक ही संभाल पाता है।
नाटकों में संवाद की भाषा को भी मंचन और अभिनय के अनुकूल नहीं माना जाता। इसके बावजूद यह भी सत्य है कि प्रसाद के जो नाटक हैं बराबर खेले जाते रहे हैं और ऐसे प्रयास प्रख्यात निर्देशकों द्वारा ही किए गए हैं। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की कुछ विशेषताएं हैं जिनसे उनके नाटकों का मौलिक स्वरूप जो है वह निर्मित होता है। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जैसे प्रसाद के नाटकों को सिर्फ रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक की पटकथा के रूप में देखना सही नहीं होगा। वे स्वतंत्र रूप से रचनात्मक कृतियां भी हैं। इस दृष्टि से देखने पर प्रसाद के नाटक का महत्व जो है वो ज़्यादा उचित रूप में उजागर होता है। प्रसाद के नाटक मनोरंजन और व्यावसायिकता से भिन्न राष्ट्रीय मुक्ति और जागरण तथा रचनात्मक सौंदर्य बोध से अनुप्रेरित होकर लिखे थे। समझ आई बेटे बात? जो प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे थे वह नाटक मनोरंजन और व्यावसायिकता से भिन्न, ठीक है, व्यावसायिकता और मनोरंजन, व्यवसाय के मतलब कि नाटक को दिखाना है और जो लोग हैं उनसे पैसा एकत्रित करना है, ये एक व्यवसाय है। और नाटक का उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन। लेकिन उनके नाटक ऐसे कसौटी पर नहीं लिखे गए कि उनको केवल व्यवसाय और मनोरंजन की कोटि में रखा जाए, अपितु राष्ट्रीय मुक्ति और जागरण तथा रचनात्मक सौंदर्य बोध से अनुप्रेरित होकर ही उन्होंने यह नाटक जो हैं वो लिखे हैं। उनके नाटक जो हैं ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित होते हुए भी प्रसाद के अपने समकालीन दौर के प्रतिनिधित्व बनकर सामने आते हैं। प्रसाद के नाटक नहीं हैं, उनकी कथा संरचना, चरित्र चित्रण, भाषा, संवाद और अभिनेता पर विचार करने पर हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके नाटक जो हैं वो स्वयं में अपने आप में ही एक सफल नाटक माने जाते हैं और प्रसाद जी एक सफल नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसाद के नाटक जो स्कंदगुप्त है उसकी रचनाशिला को इसी परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। 5वीं सदी के भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर आधारित उनका यह नाटक प्रसाद के अपने समय की चिंताओं को केंद्र में रखकर लिखा गया है। राष्ट्रीय मुक्ति और राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस नाटक की रचना की है। राष्ट्रीय मुक्ति और राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण को ध्यान में रखकर सांस्कृतिक विविधताओं वाले इस देश में नागरिकों को विदेशी दास्ता से मुक्ति कराने के संघर्ष में एकताबद्ध करने और उनमें गौरव की भावना उत्पन्न करना इस नाटक की केंद्रीय विशेषता है। और इसके साथ ही उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों और व्यक्ति के अंत संघर्षों को भी अपनी रचनाशीलता में प्रमुख स्थान दिया है। तो इस दृष्टिकोण से भी प्रसाद जी का जो यह नाटक है स्कंदगुप्त, इसे सफल माना जाएगा। तो ये था बेटे हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने स्कंदगुप्त और प्रसाद जी की जो नाट्य दृष्टि है उस पर विचार विमर्श किया। आशा है आपको यह मेरा वीडियो लेक्चर बहुत लाभान्वित रहेगा और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप स्कंदगुप्त जो नाटक है उसे समझने में आपको आसानी होगी। और जो स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनके बारे में भी, उनकी सोच, उनकी समझ के बारे में भी आपको जानने में उनको आसानी रहेगी। तो बेटे जल्द ही मिलेंगे अगली इकाई 5 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आभार।